MED2 सतत विकास मुद्दे और चुनौतियां, पेपर 2022 मार्च, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। अंतरपीढ़ी क्षमता और अंतरापीढ़ी क्षमता के मध्य उदाहरणों की सहायता से विविध कीजिए। अंतरपीढ़ी क्षमता और अंतरापीढ़ी क्षमता के बीच में क्या डिफरेंस है, ये बताना है हमें इसके अंदर। आंसर है अंतरपीढ़ी क्षमता से अभिप्राय पृथ्वी के संसाधनों का पीढ़ियों के मध्य इस प्रकार विचारपूर्ण उपयोग से है जिससे कि वर्तमान पीढ़ी भी इसका उपयोग करे और आने वाली पीढ़ी के लिए भी ये कायम रहे। मतलब अंतरपीढ़ी क्षमता का मतलब इक्वालिटी। अंतरपीढ़ी मतलब हम अपनी जो मौजूदा पीढ़ी है वो उन चीज़ों का इस्तेमाल इस तरीके से करें जो हमारे पास उपलब्ध हैं, उन चीज़ों का इस्तेमाल इस तरीके से करें कि वो हमारे तो काम आए, हमारा तो यूज़ हो जाए, लेकिन हमारी आने वाली पीढ़ी भी उसे इस्तेमाल कर सके। अंतरपीढ़ी क्षमता का संबंध निष्पक्षता और न्याय से है। इसका अर्थ एक ऐसे विचारपूर्ण संतुलन से है जिससे हमारी वर्तमान तथा भविष्य की आवश्यकताएं भी पूरी हो जाएं। उपभोक्तावाद विश्व गैर सतत क्रियाओं को जन्म देता है। उपभोक्तावाद का मतलब क्या होता है कि हमें हर चीज को कंज्यूम करना है, हमें हर चीज चाहिए, हमें सारी फैसिलिटीज चाहिए, हम उन चीजों को वेस्ट भी कर रहे हैं, वो होता है उपभोक्तावाद। तो ये विश्व गैर सतत क्रियाओं को जन्म देता है, मतलब जो गैर जरूरी क्रियाएं होती हैं, मतलब जिससे सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है, ऐसी क्रियाओं को जन्म देता है जिसके कारण हमारी आने वाली पीढ़ी के पास अधिक गरीब व प्रदूषित विश्व होगा। मतलब आज तो हम इसको एंजॉय कर लेंगे, आज तो हम सब चीजें इस्तेमाल कर लेंगे, जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उनके पास एक गरीब और प्रदूषित विश्व होगा। ना तो उनके पास कोई संसाधन होंगे और ना ही उनके पास बेटर एनवायरनमेंट होगा। अंतरपीढ़ीय समता से अभिप्राय यह है कि नीतियां इस प्रकार तय की जाएं जिससे हमारी आज की आवश्यकताओं का हमारी भविष्य की आवश्यकताओं का तथा हमारे बाद विश्व में रहने वालों का बराबर ध्यान रखा गया। मतलब कुछ इस तरीके से नियम बनाए जाने चाहिए, कुछ ऐसी नीतियां बनाई जानी चाहिए हमारी भी जरूरतें पूरी हो जाए, हमारे आने वाली पीढ़ियों की भी जरूरत हो जाए और भविष्य के लिए भी वो चीजें उपलब्ध हों। अंतरपीढ़ी क्षमता पर्यावरण सुरक्षा, संसाधन उपभोग तथा सामाजिक आर्थिक विकास से संबंधित अंतरराष्ट्रीय कानून का एक अनिवार्य अंग बन गई है। मतलब अंतरपीढ़ी क्षमता के लिए अंतरराष्ट्रीय कानून के अंदर एक नियम बनाना चाहिए, ये उसका एक अनिवार्य अंग होना चाहिए, इसके बारे में सोचा जाना चाहिए। अंतरपीढ़ी क्षमता संसाधनों के उपयोग में एक ऐसे संतुलन की मांग करती है जिसमें वर्तमान समाजों की खपत मांगों को पूर्ण किया जा सके तथा भविष्य की पीढ़ियों को भी पर्याप्त संसाधन सुलभ कराए जा सके। मतलब आज की जरूरतों को पूरा करते हुए भविष्य में भी वो उपलब्ध होनी चाहिए, ऐसे कुछ नियम की मांग करती है, ऐसे संतुलन की मांग करती है अंतरपीढ़ीय क्षमता। ठीक है, अंतरपीढ़ीय क्षमता पर चिंतन ना करने का एक उल्लेखनीय उदाहरण प्रशांत महासागर के नोरू राज्य का है। नोरू राज्य था प्रशांत महासागर के पास है, वहां पर इस चीज का इस्तेमाल मतलब इस चीज को ध्यान में नहीं रखा गया, जिसका परिणाम क्या होगा, जिसके पड़ोसी देश ऑस्ट्रेलिया ने उसका शोषण किया। नोरू में फॉस्फोरस की अधिकता थी जबकि ऑस्ट्रेलिया की जमीन में फॉस्फोरस की कमी के कारण वह कृषि उत्पादन बहुत कम था। 1970 के दशक में 1970s में ऑस्ट्रेलिया खनिकों ने नौरू सरकार से अनुबंध कर लिया, मतलब एक एग्रीमेंट कर लिया, जिसके परिणाम स्वरूप नौरू के नागरिकों को लगभग एक दशक के लिए भरपूर रोजगार मिला, उनको एम्प्लॉयमेंट दी गई जिससे उनका जीवन स्तर भी उठा। किंतु ऑस्ट्रेलिया खनिक सारे फॉस्फोरस का खनन करने के उपरांत नौरू को छोड़कर चले गए। अब उनका फॉस्फोरस जब तक था तब तक तो उन्हें एम्प्लॉयमेंट दी, उनका साथ दिया, जब वो फॉस्फोरस खत्म हो गए तो उनको छोड़कर चले गए। नौरू के पास धन व रोजगार का अभाव था जिससे वह ना तो आगे बढ़ सका और ना ही प्राप्त जीवन शैली को कायम रख सका। वहां के नागरिकों ने मादक पदार्थों का प्रयोग करना शुरू कर दिया तथा बड़े बड़े गुंडों का शासन, कंट्री थी वो बर्बाद हो गई क्योंकि उन्होंने अपने रिसोर्सेज का सही से इस्तेमाल नहीं किया। ये तो था अंतरापीढ़ी क्षमता क्या होगी। अंतरापीढ़ीय क्षमता संसाधन प्रयोग में क्षमता की एक अन्य अवधारणा है जिसका अर्थ है वर्तमान पीढ़ी के सदस्यों में आंतरिक तथा भूमंडलीय दोनों स्तरों पर संसाधनों के उपभोग में निष्पक्षता होनी चाहिए। मतलब जो अभी वर्तमान पीढ़ी है वो जो आंतरिक और भूमंडलीय जो बाहर से आ रहे हैं और जो हमारे पास अवेलेबल है तो उसको निष्पक्ष रूप से इस्तेमाल करना चाहिए। आज के युग में प्राकृतिक संसाधनों का दोहन निर्दयतापूर्ण तरीके से हो रहा है तथा इसकी खपत भी बढ़ती जा रही है। वर्तमान की अंतरापीढ़ी चिंता का मुख्य विषय भूमंडलीय संसाधनों का अति दोहन से संबंधित मुद्दे और पर्यावरण पतन तथा हाश के लिए उत्तरदायी है। मतलब जो अंतरापीढ़ी जो हमारा जो सोच है उससे क्या हो रहा है, पर्यावरण का हाश हो रहा है और हमारे संसाधन जो धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। उत्तरी औद्योगिकृत देशों ने आवश्यकता से अधिक प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग किया है तथा उन पर प्रतिकूल प्रभाव डाले हैं। प्रतिकूल मतलब अपोजिट प्रभाव डाले, अपोजिट इफेक्ट डाले उसके ऊपर। उत्तरी देश ओजोन हाश, भूमंडलीय चेतावनी, जैविक विविधता, वन तथा जैव प्रौद्योगिकी जैसे मुद्दों के लिए उत्तरदायी ठहराए जाते हैं। कई विकासशील देशों ने हरित साम्राज्यवाद
जो ग्रीन इंपीरियलिज्म था शब्द का उपयोग किया है, जिसका अर्थ है बाहरी देशों द्वारा उनके स्थानीय वर्षा जंगलों के उपयोग को नियंत्रित करने का प्रयत्न करना। मतलब जो बाहर के लोग हैं, अब ग्लोबलाइजेशन से क्या हुआ, बाहर के लोग हमारे यहाँ से कुछ चीजें इंपोर्ट करते हैं और कुछ लोग इलीगल तरीके से उनको एक्सपोर्ट भी करते हैं। जैसे साउथ में चंदन की तस्करी होती है, चंदन की लकड़ी की तस्करी होती है, जिसके ऊपर एक मूवी भी बनाई गई थी। ठीक है, दक्षिण की दो प्रमुख पर्यावरण समस्याएं हैं, गरीबी व अल्प विकास। अब दक्षिण में जो साउथ में लोग जो है बहुत ज्यादा गरीब है और वहां पर विकास भी ज्यादा नहीं हुआ है, शेष सभी समस्याएं इनके इर्द गिर्द रहती हैं। विकासशील देशों का यह मानना है कि दक्षिण में बड़ी मात्रा में पर्यावरण पतन व व्यापक तौर पर फैली गरीबी का मुख्य कारण उत्तर द्वारा वित्तीय तथा अन्य संरचनात्मक प्रयोगों के माध्यम से संसाधन नियंत्रण और असमान वितरण है। अब वो जो दक्षिण की, जो हमारे साउथ में जो गरीबी है, उसका कारण क्या है? जो हमारे नॉर्थ इंडियन लोग हैं उनके पास ज्यादा रिसोर्सेज है, मतलब वो सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रखे हैं, मतलब वहां पर कम है और नॉर्थ में ज्यादा है। और इन्हीं के माध्यम से ये विकसित देश अपनी जीवन शैली को कायम रखना चाहते हैं। विकासशील तथा विकसित देशों के बीच की खाई गहरी होती जा रही है, मतलब विकसित देश और ज्यादा अमीर होते जा रहे हैं, विकासशील देश विकास कर नहीं पा रहे। एक विकासशील देश को प्राप्त देशों की सहायता से कहीं अधिक ब्याज का भुगतान करना पड़ता है। अब विकसित देश उनकी सहायता तो करते हैं, लेकिन उससे ज्यादा उनसे इंटरेस्ट वसूल करते हैं। जैसे भी प्रेजेंट कंडीशन है पाकिस्तान की, वो पूरा कर्जे में डूबा पड़ा है, हर किसी ने अपना कर्जा वापस मांगना शुरू कर दिया, उसकी हालत इतनी खराब हो चुकी है पाकिस्तान की। इसके कारण गांव शहर के बीच अंतर बढ़ गया, लैंगिक विषमताओं का जन्म हुआ। इन गरीब समाजों में स्वास्थ्य सेवाओं के अभाव के कारण प्रतिदिन 30,000 से अधिक बच्चे मृत्यु का ग्रास बनते हैं। विकसित देशों में स्वास्थ्य सेवाओं पर सकल घरेलू उत्पाद का, मतलब जो विकसित देश होते हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज होती है, वहां पर जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, हेल्थ सर्विसेज जो है, उसके ऊपर टोटल जीडीपी का 5% खर्च किया जाता है। जबकि जो डेवलपिंग कंट्रीज है वहां पर टोटल जीडीपी का केवल 2% हेल्थ सर्विसेज पे खर्च किया जाता है। विकसित देशों द्वारा उपभोग की ऊंची दर तथा उसके परिणामतः सामाजिक आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण से संबंधित दस्तावेज अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठियों का एक प्रमुख विषय है। अब वो जो विकसित देश है उनके पास तो हर चीज के लिए, हमारे पास बजट है ना, उनके पास हर चीज में बजट है, तो उनकी सारे नियम बने हुए हैं, सारी चीजें हैं। इन सब के बावजूद विकासशील देश स्पष्ट प्राकृतिक संपदा होने के बाद भी अपनी मूलभूत मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने में भी अपर्याप्त है, मतलब अपनी बेसिक नीड्स को भी वो पूरी नहीं कर पाते। एक गरीब जो कंट्री है वो अपनी बेसिक नीड भी पूरी नहीं कर पाती है। प्राकृतिक संसाधनों के परीक्षण के अंतरराष्ट्रीय संगठन के अनुबंध मसौदे के अनुच्छेद 5 के अंत में एवं अंतरापीढ़ी क्षमता के बीच संभावित संघर्षों को व्यक्त किया गया। इसमें कहा गया है कि पर्यावरण के संबंध में प्रत्येक पीढ़ी की क्रिया की स्वतंत्रता भविष्य की पीढ़ी की आवश्यकताओं से सीमित है, मतलब भविष्य में हमें इस चीज को बचा के रखना है। इसीलिए जो प्रेजेंट पीढ़ी हमारी, जो वर्तमान की पीढ़ी है, उनके पास कम स्वतंत्रता है उन रिसोर्सेज को इस्तेमाल करने के लिए, जबकि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो हमारे रिसोर्सेज को पूरी तरह इस्तेमाल कर जाते हैं।